तो अगर हम वीएचडीएल और वेरीलॉग की एक तरह से तुलना करें, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि वेरीलॉग जो है सी से सी लाइक सिंटैक्स है। जैसे आप देखोगे इफ एल्स जो है उठा के देख लें, तो इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स जो है सेम जैसे सी में है, वैसे ही बिल्कुल ऐसे ही जो है इसमें भी लिखा जाता है जो है वेरीलॉग में। ऐसी लूप है, तो जो है वो सेम चीज़ें जो है, जो सी लाइक सिंटैक्स है, वो जो है वही वेरीलॉग का सिंटैक्स है। वीएचडीएल में क्या है, जो एडा इंस्पायर्ड सिंटैक्स है। एडा जो लैंग्वेज चलती थी, जो एयर यूएस डिफेंस सिस्टम में चलती थी, वो वहाँ पे जो है एडा लैंग्वेज चलती थी, उसका जो इंस्पायर करके उससे उससे जो है उसका सिंटैक्स उठाया गया है वीएचडीएल में। तो जो वेरीलॉग है वो सिंपल है और बड़ी आसानी से याद हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी है उसमें, और कमर्शियल सेक्टर्स में यूज़ होती है। और जो है वीएचडीएल जो है वो डिसिप्लिन लैंग्वेज है। अगर आपने थोड़ी-सी भी इधर-उधर सिंटैक्स में गलती की, या कोई लाइब्रेरी नहीं जोड़ी, या तो कोई पैकेज नहीं जोड़ा, तो वो जो है तुरंत ही वो कभी कम जाएगी। और वीएचडीएल जो है स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। तो स्ट्रांगली टाइप्ड मतलब जो है कि अ, कोई भी वेरिएबल होता है उसका एक टाइप होता है, जैसे इंटीजर टाइप है, एसटीडी वेक्टर टाइप है, और एसटीडी लॉजिक टाइप है, एसटीडी लॉजिक वेक्टर टाइप है। तो ये जब हम कोई कोड लिख रहे होते हैं, और इक्वलिटी कर इक्वल मीन्स इनपुट को आउटपुट में भेज रहे होते हैं, तो जैसे जो है उसमें सी में क्या होता है कि वो अपने आप इंटीजर से फ्लोट में कन्वर्ट कर लेता है ना? तो उसको ऐसे जो है ऐसे अपने आप उसमें जो है उसको एक्यूरेट मान लेता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें अगर दोनों एलएचएस और आरएचएस में दोनों तरफ के जो है टाइप सेम होंगे, तभी जो है कंपाइलर कंपाइल करेगा, अदरवाइज़ एरर दे देगा। तो इसलिए स्ट्रांगली टाइप्ड है और डिसिप्लिन्ड है। अगर जो है अगर ये नहीं कि आप कोई इधर कोई और टाइप का वेरिएबल है, और एलएचएस में कोई और टाइप का वेरिएबल है, तो आरएचएस में कोई और टाइप का वेरिएबल है, तो वो दोनों मिसमैच कर जाएँगे, और कंपाइलर एरर दे देगा। तो इसमें एरर होने की बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर है ही है। स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर मीन्स एंटिटी होगी, फिर आर्किटेक्चर होगा, बीच में पैकेज हो सकते हैं, कंपोनेंट हो सकते हैं। तो एक पूरा स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरा कोड लिखना होगा। और तभी ये जो है इतना ज़्यादा डिफेंस और एरोस्पेस में और यूरोपियन में बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। इसकी यूटिलिटी की वजह से, इसकी जो है ओवर टू वेरीलॉग है, जो इसकी एडवांटेजेस हैं वो ज़्यादा हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं वेरीलॉग के ऊपर वीएचडीएल की, इसलिए इसको यूज़ करते हैं। तो वीएचडीएल स्ट्रांगली टाइप्ड है, ये मैंने बता दिया, क्योंकि यही चीज़ है। अगर जब हम जैसे यहाँ पे सेफ्टी बात आ रही, सेफ्टी मतलब फंक्शनल सेफ्टी होती है। फंक्शनल सेफ्टी में ही जो है ये फंक्शनल सेफ्टी क्या होती है कि जब कोई हम जो है कोई सिस्टम डिज़ाइन कर रहे होते हैं, तो उसमें जो है फंक्शनल सेफ्टी मैकेनिज़्म होनी चाहिए। जो सेफ्टी मैकेनिज़्म ऐसी होनी चाहिए जो एरर आने पर जो है खुद ही अपने आप को जो है उसमें ठीक कर सके, और यूज़र को बचा सके। यूज़र कोई भी हो सकता है, जैसे आप ऑटोमोटिव में हैं, अब आप किसी कार में बैठे हुए हैं, या कहीं किसी प्लेन में बैठे हुए हैं, कोई एरर आ गई, तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि वो अपने आप ही उसकी एरर को दूर कर ले और यूज़र को बचा ले। यूज़र मतलब वहाँ पैसेंजर जो बैठे हुए हैं। तो फंक्शनल सेफ्टी का मतलब का यही होता है कि हमारा जो पैसेंजर है, वो सेफ होना चाहिए। तो इसीलिए जो है फंक्शनल सेफ्टी में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो हमने अभी देखा कि स्ट्रांगली टाइप्ड है, तो मतलब वेरिएबल हमारे दोनों तरफ के सेम टाइप के होने चाहिए। अगर इंटीजर है तो इंटीजर, अगर एसटीडी लॉजिक है तो एसटीडी लॉजिक, अगर एसटीडी लॉजिक वेक्टर है तो एसटीडी लॉजिक वेक्टर होना चाहिए। तो इस तरह इससे ये जो है ये थंब रूल है। अगर ये फॉलो नहीं हुआ तो कंपाइलर एरर दे देगा। तो यहाँ पे ये डिसिप्लिन है
कि दोनों तरफ के जो है टाइप मैच होने ही चाहिए और इसी वजह से सेफ्टी हो जाएगी। क्योंकि अगर टाइप मिसमैच में अगर वो एरर नहीं देता है और आगे चल के यही एक कारण बनता है कि जो है आगे चल के कोई फेल्योर होता है एरोप्लेन में या किसी डिफेंस के इक्विपमेंट में, तो ये आगे चल के एक बड़ा डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए जो है इसको सेफ्टी मैकेनिज़्म के पॉइंट ऑफ व्यू से वीएचडीएल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा जो है इसमें जो लाइब्रेरीज़ हैं वो यूज़ किए जाती हैं। बिना वो लाइब्रेरीज़ यूज़ किए, बिना उस पर्टिकुलर सिंटैक्स को यूज़ किए आप कोड नहीं लिख सकते। तो ये एक पर्टिकुलर पूरा डिज़ाइन बनाया हुआ है, पूरा स्केलेटन बना हुआ है कि उसी तरीके से आप उस कोड को लिखेंगे। और जो भी उसमें यूज़ किए जा रहे हैं कीवर्ड, उन कीवर्ड की डेफ़िनिशन कहाँ पे है, किस लाइब्रेरी में है, अगर जब तक वो इंक्लूड नहीं की जाएगी, तब तक कंपाइलर ये नहीं समझ पाएगा कि वो उसकी डेफ़िनिशन कहाँ से मिलेगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो लाइब्रेरी वहाँ पे इंक्लूड होनी चाहिए। अब हम आगे जब आगे क्लासेस में पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे लाइब्रेरीज़ क्या हैं, पैकेजेस क्या हैं, उनको कैसे यूज़ करना है, तो वो एडवांस लेक्चरों में आगे हम पढ़ते जाएँगे। अब हम आते हैं कि कोई भी सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है, तो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। हमने एक एग्ज़ाम्पल के लिए ले लिया, हम लोग रोज़ ही टीवी देखते हैं। टीवी से रिमोट से कंट्रोल करते हैं। अब हमने उसमें वॉल्यूम कंट्रोल करना शुरू किया। जब हम रिमोट दबा रहे हैं, तो उसमें वॉल्यूम अप भी हो रही है और डाउन भी हो रही है। तो आप क्या कर रहे हैं, इनपुट दे रहे हैं ना उसको केवल कि जो वॉल्यूम का जो सिग्नल जा रहा है, वो इंफ्रारेड के थ्रू जा रहा है और वो वहाँ पे टीवी के अंदर जा रहा है। अब टीवी के अंदर जो डिजिटल सर्किट लगा हुआ है, वो आईआर सिग्नल से जो है उसको जो है आउटपुट में जो स्पीकर है उसको उस लेवल पे पहुँचा रहा है। तो टीवी के अंदर क्या सर्किट लगा हुआ है, ये आपको नहीं पता और केवल इनपुट पता है और आउटपुट पता है। तो इसको कहते हैं ब्लैक बॉक्स, जो कि नेक्स्ट है। जब हमको इनपुट पता होते हैं और आउटपुट पता होते हैं, लेकिन अंदर के स्ट्रक्चर नहीं पता होता, अंदर का वो नहीं पता होता कि अंदर डिज़ाइन में क्या बनाया गया है, तो उसे हम जो है ब्लैक बॉक्स कहते हैं। तो ये एक तरह का यहाँ पे मैं एक मॉडल में बता रहा था कि इनपुट में हम रिमोट से इनपुट दे रहे हैं कि हम जो है सिग्नल से जो है वॉल्यूम कंट्रोल कर रहे हैं और आउटपुट में हाँ, जो है आउटपुट जो है सिग्नल का जो स्पीकर का पावर लेवल है, वो बढ़ रहा है और घट रहा है। तो हम केवल ये जानते हैं कि हमने इनपुट दिया और आउटपुट मिला। तो ये एक डेली जैसे कॉमन यूज़ है, उसका मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया कि ऐसा सिस्टम होता है जिसमें इनपुट आउटपुट मॉडल होता है। फिर जो मैंने ये बताया कि ये जो इनपुट और आउटपुट जिसमें पता होते हैं और अंदर जिसका हमें डिजाइन नहीं पता होता, उसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स। तो हमारा टास्क ये होता है कि हमें उस अंदर के बॉक्स को डिजाइन करना होता है कि वहाँ पे ऐसी कौन सी सर्किटरी कैसे लगाएं कि हमारे इनपुट से जो स्पेसिफिकेशन है उसके बेस पे आउटपुट मिले। जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या था, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन था कि हम जब वॉल्यूम से वॉल्यूम बटन दबाएँ तो आउटपुट में स्पीकर की पावर लेवल डीबी में बढ़नी चाहिए और घटनी चाहिए। इनपुट हमारा इंफ्रारेड है सिग्नल और जो उसमें कमांड जा रहा है और जो है आउटपुट में हमारी सिग्नल पावर है। और वो अंदर सर्किटरी लगी होगी, ट्रांजिस्टर उसका उसका स्पीकर को पावर दे रहा होगा, जो है पावर लेवल उसका इंक्रीज कर रहा होगा, करंट इंक्रीज कर रही होगी। लेकिन करंट इंक्रीज होने से पहले इधर जो डिजिटल सिस्टम आ रहा है, डिजिटल सिग्नल आ रहा है, इसको भी वहाँ पे स्टोर किया जा रहा है और फिर उससे उसको आगे जो है उसका एग्जीक्यूट किया जा रहा है और उसके बाद फिर डिजिटल सर्किट उसके जो है करस्पॉन्डिंग आउटपुट जनरेट कर रही है और फिर वो एनालॉग में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये अंदर का एक डिज़ाइन अंदर बना हुआ है। तो
ये हमें इनपुट पता है और आउटपुट पता है, अंदर का लॉजिक नहीं पता है, वो हम डिज़ाइन करेंगे, तो इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स मेथोडोलॉजी। तो यहाँ हम एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल ले रहे हैं, जिसमें हम 4 बिट एसिंक्रोनस अप डाउन काउंटर की बात कर रहे हैं, और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है कि वो जो उसका रीसेट है वो एक्टिव लो है और एसिंक्रोनस है, और जब रीसेट की वैल्यू 0 होती है, उस समय काउंटर की वैल्यू 0 हो जाती है। जैसे ही क्लॉक आती है, जिस समय रीसेट की वैल्यू 1 होगी और क्लॉक आएगी, उस समय अगर लोड की वैल्यू 1 है, तो काउंटर इन जो इनपुट है, वहाँ से काउंटर में वैल्यू लोड हो जाएगी। अब लोड 0 है और इनेबल 1 है, और उसके साथ में अप डाउन एक इनपुट है, जिसमें उसकी वैल्यू अगर 1 है, तो काउंटर 1 से इंक्रीमेंट कर जाएगा, और अगर अप अंडरस्कोर डाउन एक इनपुट जो है उसकी वैल्यू 0 है, तो काउंटर डिक्रीमेंट कर जाएगा। ठीक है, और अगर लोड भी 0 है और इनेबल भी 0 है, तो काउंटर अपनी प्रीवियस वैल्यू रखेगा। तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, और आउटपुट जो है, जो करंट वैल्यू है, वो आउटपुट में आती रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा स्पेसिफिकेशन है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसको हम आरटीएल में कैसे सोच के बना सकते हैं। ठीक है, ये हम बताते हैं। तो जो है हमारे पास इनपुट क्या क्या हुए, क्लॉक, रीसेट, इनेबल, लोड, काउंटर इन, अप डाउन, आउटपुट क्या हुए, काउंटर आउट। तो हमने सबसे पहले एक ब्लैक बॉक्स बना लिया, उसके बाद इसमें इनपुट्स दे दिए और आउटपुट दे दिए। अब हमें जो है किसी भी तरीके से ये पता होना चाहिए कि अब हमको लॉजिकली सोचना है कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन के बेस पे कि अंदर का सर्किट क्या हो सकता है। तो डिज़ाइन 2 तरीके से की जाती है, एक आर्किटेक्चरल लेवल पे और एक जो है ब्लॉक लेवल पे। आर्किटेक्चरल लेवल सीधे हम एनालिटिकल सोच के, और अब सोचिए कि हम पहले तो ईडीए टूल नहीं थे ना, तब तो हम कोड नहीं लिखते थे। तो उस समय तब तब कैसे डिज़ाइन हो जाता होगा? तो माइंड का यूज़ करते थे और जो है एनालिटिकल सोचते थे कि जो हमारी स्पेसिफिकेशन है उसके बेस पे अंदर का सर्किट क्या हो सकता है। अंदर का सर्किट पे पहुँचते थे और उसको बनाने की कोशिश करते थे। तो इसको कहते हैं आर्किटेक्चर लेवल पे सोचना, कि हम सीधे आरटीएल डायग्राम को हम आर्किटेक्चर लेवल पे सोच के और आउटपुट जनरेट कर दें। बाद में उसकी टेस्टिंग में हो सकता है वो पास भी हो जाए या फेल भी हो जाए, कुछ सिनेरियो में पास हो जाएगा, कुछ सिनेरियो में फेल हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से हम फिर से उसको रीडिज़ाइन करेंगे। तो वो आर्किटेक्चरल लेवल पे होता है, और जो है ये ब्लॉक लेवल पे होता है, वो सीधे हम अब जो टूल आ गए हैं ईडीए टूल्स, उसमें हम सीधे कोडिंग लिख देते हैं और कोडिंग से उसको सिंथेसाइज़ कर लेते हैं, इलैबोरेट करके देख लेते हैं कि डायग्राम क्या बन के आ रहा है, आरटीएल डायग्राम, वही आरटीएल डायग्राम हो जाता है। तो हम आरटीएल जो अपने आप एनालिटिकल व्यू से बनाते हैं उसे आर्किटेक्चरल लेवल पे कहते हैं, और जो हम कोड के थ्रू करते हैं उसे ब्लॉक लेवल पे कहते हैं। वो लोअर लेवल है। आर्किटेक्चरल लेवल थोड़ा हाई है, और काफ़ी एक्सपीरियंस्ड लोग लिखते हैं, बनाते हैं, और जो है नीचे वाला थोड़ा जो उनके पास कम एक्सपीरियंस होता है, वो जो उनसे कम होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं, उनसे कम होता है, वो फिर कोडिंग लेवल पे उसको ब्लॉक लेवल पे करते हैं। तो ये अगर बड़ी आईसी होती है तो वो ब्लॉक लेवल पे होती है, और मतलब आर्किटेक्चर लेवल पे होती है, फिर उसको ब्लॉक लेवल पे कोडिंग की जाती है, फिर सबको कनेक्ट कर दिया जाता है, फिर एक बड़ी सी आईसी बन के तैयार हो जाती है। हो सकता है कि चिप सिस्टम के अंदर सब सिस्टम हो, सब सिस्टम के अंदर फिर जो है सब सिस्टम के अंदर ब्लॉक हों, या सब सिस्टम के अंदर सब सिस्टम के अंदर सब सिस्टम के अंदर सब ब्लॉक ही ब्लॉक हों। कुछ भी डिज़ाइन हो सकता है उस आईसी के अंदर, और फिर वो आपस में जो है अंदर इंटरकनेक्ट भी हो रहे हों, जैसे ब्लॉक डायग्राम में हम कनेक्ट करके देखते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो अभी हम जो है आर्किटेक्चरल लेवल पे सोचते हैं कि क्या हम डिज़ाइन बना सकते हैं क्या? तो हम जो है ये कैसे बना है, ये आप देख के समझ सकते हैं कि हमारा स्पेसिफिकेशन क्या लिखा था कि अगर लोड 1 हो तो काउंटर इन आउटपुट में चला जाए। तो हमने सबसे पहले क्या ले लिया, एक पीआई पीओ ले लिया।
एक PI PO ले लिया, मतलब पैरेलल पैरेलल और शिफ्ट रजिस्टर ले लिया। अब यहाँ से काउंटर इन के थ्रू यहाँ पे अगर लोड 1 है तो यहाँ पे आउटपुट चला जाएगा। फिर दूसरा स्पेसिफिकेशन क्या लिखा था, अगर लोड 1 नहीं है, ज़ीरो है तो नेक्स्ट पे आए इनेबल। इनेबल अगर 1 है तो क्या होगा, इनेबल अगर 1 है तो फिर काउंटर वाला ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। या तो एडर होगा या तो सब्ट्रैक्टर होगा। लेकिन एडर कब होगा, जब अप डाउन जो है 1 होगा तो एडर होगा, और अगर 0 होगा तो सब्ट्रैक्टर होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा है तो सीधे जो है पूरा जो वैल्यू है वो सीधी आके, और जो है अगर लोड 0 है, अगर लोड 0 है और इनेबल भी 0 है तो कौन सी वैल्यू आएगी, प्रीवियस वैल्यू आके सीधी आउटपुट में चली जाएगी। तो ये हमने क्या सोचा, एक आर्किटेक्चर लेवल पे सोचा ना, हमने एनालिटिकल सोचा कि कैसे लगा सकते हैं। तो जब भी कहीं भी आता है तो हम कोड में क्या लिखते हैं कि कोड में हम इफ एल्स लिखते हैं ना, फिर इसी को हम कोड में अगर लिखेंगे तो जहाँ पे लिखेंगे इफ लोड इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या हुआ, इफ अगर लग गया, इफ एल्स लग गया तो तुरंत उसका इक्विवेलेंट हार्डवेयर क्या बनता है, मक्स बनता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये मक्स बना हुआ है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली क्या हो रहा है, जो हम कोड लिख रहे हैं वो इसको हार्डवेयर को डिफाइन कर रहा है ना। पहले क्या होता था, पहले जब तक ईडीए टूल नहीं थे तब तक जो है हार्डवेयर ऐसे ही बना के और इसको सिमुलेट किया जाता था। लेकिन जब ये टूल आ गए तो हमारी कोडिंग ऐसी हो गई कि हमारा हार्डवेयर अपने आप इन्फर्ड हो जाता है, वहाँ पे बन जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, इफ एल्स जहाँ भी होगा वहाँ पे मक्स बनेगा। अगर एल्स नहीं दिया तो क्या बन जाएगा, फिर वो कॉम्बिनेशनल लूप बन जाता है जिसे लैच कहा जाता है। तो लैच हम प्रेफर नहीं करते, लैच से बचते हैं। ठीक है, सेम चीज़ मैंने विवाडो में जब इसको डाला कोड को तो उन्होंने जो है ऑप्टिमाइज डायग्राम दिया। सेम डायग्राम तो नहीं है, आउटपुट ऑप्टिमाइज डायग्राम है जिसमें 3 मक्स यूज़ किए हुए हैं, 3 मक्सेस यूज़ किए हुए हैं। और जो है ये आपका जो है PIPO है, और जो है ये एडर सब्ट्रैक्टर लगे हुए हैं, और ये इनपुट्स हैं और ये आउटपुट है। ठीक है, तो जब मैंने इसको किया तो ये जब मैंने उसमें विवाडो में किया तो सिमुलेशन में ये निकला। ठीक है, सिमुलेशन में आप ये देख सकते हो कि ये जो है ये जो 1 है, जब रीसेट हमारा 1 है तो जब रीसेट 1 है मतलब एक्टिव हाई हो गया, मतलब हाई हो गया। एक्टिव लो में तो वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्टिव लो है अगर तो वैल्यू सब 0 0 0 0। ठीक है, और जैसे ही 1 हुआ तो अब ये वर्किंग शुरू हो गई, वर्किंग शुरू हो गई तो अब क्या सबसे पहले देखा गया, इनेबल। इनेबल अगर 1 है, उससे पहले लोड देखा जाएगा। लोड अगर 1 है, लोड अगर 1 है तो क्या हुआ, जो काउंटर इन की वैल्यू थी वो काउंटर आउटपुट में चली गई, काउंटर इन की वैल्यू लोड हो गई और वही वैल्यू आउटपुट में चली गई। इसके बाद क्या हुआ, ये 0 हो गया लोड, और जैसे ही लोड 0 हुआ तो इनेबल 1 हो गया। इनेबल 1 होते ही क्या हुआ, इनेबल 1 होते ही फिर स्पेसिफिकेशन में लिखा हुआ है अप डाउन को चेक करना है। तो अप डाउन को हमने चेक किया, अप हमारा 1 है तो क्या होगा, इंक्रीमेंट शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 वैल्यू लोड हुई थी, अब ये 3 से 4 हुई, 4 से 5 हुई, 5 से 6 हुई। ये वैल्यू 3 लोड क्यों हुई है, क्योंकि हमने इस वैल्यू से उसको लोड किया है। जब हमने टेस्ट बेंच में इसको लोड किया, काउंटर इनको वैल्यू दी तो हमने 3 दी, इस वजह से ये। तो जब यहाँ पे अप डाउन की वैल्यू 1 थी तो ये इंक्रीमेंट हो रहा था, और जैसे ही अप डाउन की वैल्यू 0 हो गई ये यहाँ से डिक्रीमेंट शुरू हो गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि अप एंड डाउन काउंटर दोनों चल रहे हैं सिमुलेशन में। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस में क्या आएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम, मतलब आप VHDL से जो सिस्टम डिज़ाइन करते हो, वेरिलॉग से भी कर सकते हैं, लेकिन जो जो VHDL से भी सिस्टम डिज़ाइन होते हैं, और VHDL
से आप चिप बना सकते हो, मॉडेम की चिप बना सकते हो, इनकोडर की चिप बना सकते हो, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, जितने भी मॉड्यूलेशन होते हैं, डिजिटल वाले, ASK, PSK, FSK, MSK, है ना? तो वो सब जितनी भी मॉड्यूलेशन है, डीमॉड्यूलेशन की टेक्निक है, QPSK, और इनकोडर्स जितने भी इनकोड करने वाली टेक्निक्स हैं, उनके लिए जो डायग्राम बनते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि जब आपने कभी डिजिटल डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें जो है वो डायग्राम बनते हैं Z-1 जेट ट्रांसफॉर्म वाले। तो वो क्या है, वो सब एक फ्लिप फ्लॉप हैं। इसी तरह सिस्टम्स में भी ये सब फ्लॉप बनते हैं। हाँ, तो जैसे जब जब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जैसे होते हैं कि DSP में जो है वो फ़िल्टर्स बनते हैं। फ़िल्टर्स में जो है कोएफ़िशिएंट्स होते हैं। तो कोएफ़िशिएंट्स की वैल्यू जो है उसमें जो है इक्वेशन में रखी जाती है। तो वो जो 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 कोएफ़िशिएंट्स होते हैं, वो जो है फाइंड होते हैं जो है सिस्टम जनरेटर से, जो कि विवाडो का टूल है सिस्टम जन विवाडो का एक जो विवाडो में कई टाइप होती है, उसमें से एक टाइप है सिस्टम जनरेटर। उससे जो है वो जो है हमें वो कोएफ़िशिएंट्स मिलते हैं, और उन कोएफ़िशिएंट से हम फ़िल्टर बनाते हैं। तो ऑटोमोटिव में जो है, जो भी एयरबैग कंट्रोलर्स हैं, जो भी कंट्रोलर्स हैं, वो जो भी उनकी जो आईसीज़ बनती हैं, वो सब जो है ज़ाहिर-सी बात है, हार्डवेयर है, तो डिजिटल आईसी बनेंगी, तो डिजिटल आईसी तो उनकी कोडिंग VHDL से होती है। मॉडेम में जो भी आईसीज़ बनेंगी, उनकी भी VHDL से होती है, इनकोडर्स की VHDL से होती है। सीपीयू की डिज़ाइन भी VHDL से हो सकती है। आप ALU बना सकते हो, आप उसकी एग्ज़ीक्यूशन यूनिट बना सकते हो। तो जो भी उसके डेटा पाथ हैं, कंट्रोल पाथ हैं, वो सब बना सकते हो। DSP में DSP प्रोसेसर बना सकते हो, और DSP से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जैसे फ़िल्टर्स हैं, और जो है जो भी इनकोडर्स हैं, और जो अ अ मॉड्यूलेटर हैं, डीमॉड्यूलेटर जो पहले ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम में, तो ये भी है। यहाँ पे DSP का मतलब क्या है कि उससे कम्युनिकेशन सिस्टम वाले से नहीं, यहाँ पे DSP का मतलब DSP प्रोसेसर से है, तो हम DSP प्रोसेसर भी इसमें बना सकते हैं। DSP प्रोसेसर का एक फंक्शनैलिटी होती है मल्टीप्लाई एंड एक्यूमुलेट। तो वो केवल CPU जो फंक्शनैलिटी अलग करता है, और DSP जो है वो यहाँ पे भी ये मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस होती हैं, उनके लिए DSP प्रोसेसर लगाए जाते हैं। स्पेस एंड डिफेंस हार्डवेयर, तो स्पेस और डिफेंस में तो इनकी बहुत ही ज़रूरत होती है, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं, तो दोनों एरिया, इसलिए वहाँ पे VHDL का यूज़ किया जाता है। फ्यूचर ऑफ VHDL के आगे जो है इन्हांसिंग चल रही है। ये सपोर्ट्स उसमें दिए जा रहे हैं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग सपोर्ट, पॉइंट सपोर्ट, और बेटर मॉडलिंग फीचर्स ऐड किए जा रहे हैं, और जो है 2008 इस वर्जन चल रहा है, कंटिन्यूस टू बी रिलेवेंट अलोंगसाइड, और ये चाहे जितना भी वेरिलॉग और सिस्टम वेरिलॉग आ जाएँ, लेकिन VHDL की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी रोबस्टनेस के कारण, उसकी एक्यूरेसी के कारण, उसकी एरर फ्री होने के कारण, वो उसकी कभी भी यूटिलिटी ख़त्म नहीं होने वाली। उसको अभी भी डिफेंस और ये जितने भी क्रिटिकल एरियाज़ हैं, वहाँ पे अभी भी यूज़ किया जाता है। इसके साथ जो है हम जो है यहीं पे इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।